लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो उम्मीद ये है आप लोगों से कि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसकी मैंने जो आपको क्वेश्चन एंड आंसर भेजे थे वो आपने सॉल्व करके हमें दिखाए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उस चैप्टर में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने जो इंडियाज फॉरेन ट्रेड था उसको जहाँ पे ख़त्म किया था, ये चैप्टर उसी के आगे का है। ठीक है, तो दोनों चैप्टर जो हैं आपस में लिंक्ड हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब मीनिंग क्या है इसकी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या मीनिंग है। Economic reforms refer to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. Economic reform क्या होता है, कुछ पॉलिसीज का या इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक सेट होता है जो क्या करता है कि जो हमारी ग्रोथ या डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है, तो उन पॉलिसीज़ के प्रभाव से क्या होता है या उन पॉलिसीज़ के इफ़ेक्ट से क्या होता है, वो स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेट होने लगती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्लियर है। In 1991, the government of India initiated a series of economic reform to pull the economy out of the crisis of 90s. 1991 में क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक सीरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। किसके लिए, कि जो 90s के टाइम में जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ रही थी या हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस में थी, उसको किसी तरीके से उस क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। ठीक है, दीज रिफॉर्म्स केम टू बी नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इस 1991 में फिर जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए उनको किस नाम से जाना जाने लगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है। थ्री ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ही हम लोग शॉर्ट में NEP बोलते हैं। क्लियर है। अब इसके तीन बड़े कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहला है द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ठीक, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज लाई किसकी जगह पे, लाइसेंसिंग पॉलिसी की जगह पे, जो कि इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के लिए थी। दूसरी थी हमारी द पॉलिसीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटाज फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। तीसरा था द पॉलिसीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्लियर है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों क्या हैं, बड़े कंपोनेंट्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं L, लिबरलाइजेशन का L, प्राइवेटाइजेशन का P और ग्लोबलाइजेशन का G। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, LPG। ठीक है, तो और लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, LQP। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो LPG ने क्या किया है, सेट टू रिप्लेस LQP इन 1991। 1991 में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने जो सेट था हमारा लाइसेंसिंग, कोटाज एंड परमिट्स का, उसको टोटली चेंज कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर NEP और इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब क्या ज़रूरत थी इकोनॉमी की
क्या ज़रूरत है इकोनॉमी की, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, या इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है, अभी क्या नीड है उसकी हमें। ठीक, नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज फेल्ट ओइंग टू द फॉलोइंग रीजंस। अब ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इसकी ज़रूरत किस वजह से महसूस हुई, ये हम देखते हैं आगे क्या है। जैसे हाई फिस्कल डेफिसिट। Fiscal deficit refers to borrowings by the government on account of excess of its expenditure over revenue during a year. फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बैंक क्या करती है, कुछ बोरोविंग, सॉरी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ बोरोविंग लेती है। यही इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको हेडिंग में समझ में आ गया होगा, हाई फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, हाई फिस्कल डेफिसिट इज बैड बिकॉज जो हाई फिस्कल डेफिसिट होता है वो खराब होता है, किस वजह से, इट इंडिकेट्स पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो काफ़ी पुअर है। सेकेंड पॉइंट है, इट ट्रिगर्स इन्फ्लेशन विच हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड। अब ये क्या करता है, इससे इन्फ्लेशन हमारी ट्रिगर हो जाती है, मींस महंगाई बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो उसमें रुकावटें आने लगती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट लोअर्स फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस in the government of the country with regard to management of the economy। ये क्या करता है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका जो फेथ होता है उसको कम कर देता है, किसके लिए, इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मीन्स जब भी कभी कोई कंट्री इस कंडीशन में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनसे हेल्प मांगती हैं तो वो क्या करते हैं, इस वजह से क्या होता है कि उनका जो फेथ होता है कि हाँ हम चलिए लोन दे रहे हैं इस कंट्री को तो वो हमें रीपे करेंगे, वो फेथ क्या होता है वो फैंट होने लगता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट वाज एस्टिमेटेड टू बी 5.4% ऑफ जीडीपी इन 1981 टू 82। जो फिस्कल डेफिसिट था उसको कितना एस्टिमेट किया गया था, ऑलमोस्ट 5.4% ऑफ जीडीपी इन 1981-82 में, एंड it shot up to 8.4% of GDP in 1990-91। और ये उछल के कहाँ पे पहुंच गया था, 81-82 के बाद से ऑलमोस्ट 8.4%, मीन्स ऑलमोस्ट 9% तक पहुंच गया था। ठीक, इट ऑलमोस्ट लीड टू अ डेब्ट ट्रैप फॉर द गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी वो किस में फंसने लगी थी, डेब्ट ट्रैप में फंसने लगी थी। आगे चल के आपको पता चलेगा डेब्ट ट्रैप होता क्या है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बिकेम एसेंशियल टू रीस्टोर फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसके आने से क्या हुआ, जो फिजिकल डिसिप्लिन था, ठीक, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो डेब्ट ट्रैप में फंसती जा रही थी, उससे उसको उबरने में आसानी हुई। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बीओपी क्राइसिस। बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी को क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोलते हैं। तो बीओपी क्राइसिस रिलेटेड टू बीओपी डेफिसिट, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट ऑफ द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स किस में डिफरेंस, जो भी टोटल इनकम हो रही है और जो टोटल पेमेंट हैं कंट्री के किस अकाउंट पे, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग बीओपी डेफिसिट। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 1990 आवर बीओपी अकाउंट्स रिवील्ड दैट नंबर 1 CAD मीन्स करंट अकाउंट डेफिसिट वाज माउंटिंग अप। जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो एकदम ही बढ़ता चला जा रहा था। दूसरा, बोरोइंग्स वर कंसिस्टेंटली हाई। ठीक है,
मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो बोरोइंग थी कंट्री की वो लगातार बढ़ती जा रही थी। In 8081, CAD means current account deficit was as high as rupees 2,214 crore, and in 1990 to 1991 it shot up to 17,367 crore. ठीक है, ऑलमोस्ट 1500 के आसपास, सॉरी 15,000 करोड़ के आसपास जो डिफरेंस था वो एकदम ही से बढ़ गया था 10 साल, एक डिकेड के अंतर पे। बोरोविंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच वॉज 12% ऑफ जीडीपी इन 8081, ठीक है, शॉट अप टू 23% ऑफ जीडीपी इन 1990-91। जो बोरोविंग्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 12% थी 1980-81 में, वो बढ़ के एकदम ही से कहाँ पे आ गई थी 23% ऑफ जीडीपी इन 1990-91 में। क्लियर है? इन द वेक ऑफ दीज फैक्ट्स एनईपी वॉज द ओनली ऑल्टरनेटिव। इन फैक्ट से बचने के लिए क्या था, जो एनईपी थी या जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वही एक रास्ता बचा था। इस वजह से इसको यूज़ किया जाने लगा या इसकी ज़रूरत हमें पड़ी। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये क्या है? इन 1990-1991 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू सच अ लो लेवल that these were not enough to pay for an import bill of even 10 days. 1991 में क्या हुआ? 1991 में क्या हुआ कि जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि आरबीआई के पास होता है, इंडिया के पास इतना भी नहीं बचा था कि वो जो भी इंपोर्ट कर रहा था उसका बिल 10 दिन में पे कर सके। ठीक है, जो 10 दिन का बिल है उसके अंदर उसको पे किया जा पाए। फॉरेक्स रिजर्व दैट वर 8,151 करोड़ इन 86-87 में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना था? 8,151 करोड़। ठीक है, डिक्लाइंड शार्पली टू 6,252 करोड़ इन 1989 टू 90। 86 में 8,000 था और 90 में कितना हो गया था? 6,000। मीन्स ऑलमोस्ट 2,100 का डिफरेंस आया उसमें। द सिचुएशन बिकम सो ग्रेव्स दैट द गवर्नमेंट हैड टू मॉर्गेज कंट्रीज गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक टू डिस्चार्ज इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, अकॉर्डिंगली द नीड फॉर एनईपी। अब ये जो सिचुएशन थी काफ़ी सीरियस हो गई थी, क्योंकि इंडिया के पास क्या था, उसका फॉरेक्स रिजर्व कम ही होता जा रहा था, जिस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा था, जो उसका गोल्ड रिजर्व था उसको वर्ल्ड बैंक के पास मॉर्गेज करना पड़ रहा था, जिससे कि वर्ल्ड बैंक से जो उसने लोन लिया है उसको, या जो उसकी जो रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, उसको ख़त्म करे उसको। इस वजह से क्या हुआ, हमें एनईपी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, rise in price. Prior to 1991, despite good monsoon for 3 consecutive years, there was inflationary spiral in the economy. ठीक, inflation was triggered by a rapid increase in money supply owing to borrowings by the government to cope up with fiscal deficit. अब 1991 में क्या हुआ, जो मॉनसून था वो कंजिक्यूटिव 3 साल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। देयर वॉज इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द इकोनॉमी कंट्री। तब क्या था, कंट्री में क्या थी, इन्फ्लेशन फैलती ही जा रही थी। इन्फ्लेशन वॉज ट्रिगर्ड बाय अ रैपिड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जो इन्फ्लेशन थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी मनी सप्लाई से। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि जो गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट थी वो भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश में थी गवर्नमेंट। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमिक क्राइसिस डिपेंड्स फ्रॉम बैड टू वर्ड्स।
इस इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ, जो क्राइसिस थी इकोनॉमी की वो खराब से एकदम खराब हो गई थी या बद से बदतर हो गई थी। द नीड फॉर एनईपी वॉज फर्दर स्ट्रेंथन। एनईपी के नीड से क्या हुआ, एनईपी को यूज़ करने से क्या हुआ, इसको थोड़ी सी मजबूती देने के लिए एनईपी का इस्तेमाल किया गया। लास्ट पॉइंट है हमारा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। पीएसयू मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उनकी पुअर परफॉर्मेंस। सेवरल थाउजेंड करोड़ ऑफ रुपीज वर इन्वेस्टेड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीएसयूज इन इंडिया। कई हजार करोड़ रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट किए गए थे, पीएसयू के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनकी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किए गए इंडिया में। बट मोस्ट ऑफ दीज टर्न आउट बी ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ करप्शन। लेकिन ज़्यादातर इसमें से किस में कन्वर्ट हो गए कि करप्शन में को बढ़ावा देने के लिए कन्वर्ट हो गए। इट लेड टू ह्यूज लॉस। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। एनईपी वॉज नीडेड टू रिजर्व दिस ट्रेंड। तो इसको सही करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी हमें, एनईपी की ज़रूरत इसीलिए पड़ी हमको। ब्रीफली, एनईपी वॉज नीडेड टू पुट द इकोनॉमी ऑन द फास्ट ट्रैक ऑफ ग्रोथ विच वॉज कॉट इन द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी। किस पर, फास्ट ट्रैक ग्रोथ के लिए, जिससे कि जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है इससे बच सकें। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अभी आपको करना क्या है, आपको पहले से पता है, ये वीडियो देखनी है, जो भी हम आपको वर्कशीट दे रहे हैं उसको सॉल्व करना है और लाइक और कमेंट करना है। ठीक है।